हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है करंट इन अ कंडक्टर। करंट कंडक्टर में एक करंट कैसे फ्लो होता है। तो पिछला लेक्चर में हमने क्या देखा कि अगर आपके पास कोई भी एक कंडक्टर हो तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे मूव करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ऐसे पीछे की तरफ मूव करते रहेंगे। ओके, और ये जो वेलोसिटी होती है उसे याद करने का तरीका भी मैंने बताया था। वी डी इज इक्वल टू यू एवरेज प्लस ए इंटू टाउ। और यहाँ से हमने निकाला था वी डी इज इक्वल टू यू एवरेज इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, 0 होता है, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, ई अपॉन एम इंटू टाउ। दैट मीन्स यहाँ से वी डी का वैल्यू आ गया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई अपॉन एम इंटू टाउ। क्लियर है क्या? यहाँ तक बात हम लोगों ने किया था। इसके आगे हम लोग बात करेंगे करंट इन द कंडक्टर के बारे में। ओके, अब देखो ये एक बात और नोटिस करने वाली बात है कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। कंडक्टर का ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगभग 10 के पावर -3 से लेकर के 10 के पावर -4 मीटर पर सेकेंड होता है। आप मतलब उल्टा बोलो, 10 टू द पावर -4 टू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड, बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी से ऐसे मूव करने लग गए, है ना। ऐसे बहुत तेज़ी से मूव नहीं करते, ये धीरे धीरे इनकी स्पीड काफ़ी कम होती है। जबकि कोई अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहता है, तब इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। लगभग आप समझो इनकी जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो होता है 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा ही है, जिसे हम लोग थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये धीरे धीरे ऐसे खसकते रहते हैं। रैंडम मोशन ही होता है, बट धीरे धीरे आगे की तरफ ड्रिफ्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से करंट उत्पन्न होता है। चलो, हमें वीडी का वैल्यू पता है। वीडी को हमने एक और रूप में देखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अप्लाई करें तो इट विल बी ई भी अपॉन एम एल इंटू टाउ। इतना बन जाएगा ये। क्यों इतना बनेगा? बिकॉज ई का वैल्यू होता है भी अपॉन एल, वेयर भी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, एंड एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आगे बढ़ें, चलो अब इमेजिन करो, सोचो तुम्हारे पास एक कंडक्टर है। ओके, सपोज यू हैव अ कंडक्टर, और इस कंडक्टर में सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं। सपोज मान के चलो कि इस क्रॉस सेक्शन से सारे इलेक्ट्रॉन dt टाइम में इस क्रॉस सेक्शन तक आ गए। कितने टाइम में? dt टाइम में ऐसे बढ़े। यहाँ वाला जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे क्या? dt टाइम में। तो ये दूरी कितना हो जाएगा? दूरी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो वी डी इंटू डी टी टाइम में यहाँ से यहाँ आ गए। ओके, अच्छा सोचो इनके पीछे वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? जस्ट इसके पीछे। क्यों? बिकॉज हम लोग मानते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो इसके पीछे वाले कहाँ चले जाएंगे? इसके पीछे। और इस तरीके से क्या ये डी टी टाइम पूरा का पूरा एरिया फिलअप हो जाएगा क्या? पूरा का पूरा एरिया फिलअप हो जाएगा। ओके, इतना बात समझ आया। चलो एक चीज़ और कंसीडर करो, लेट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। दैट इज, मेरा कहने का मतलब क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम, यही मतलब हुआ। तो यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो ये अपने पास कितने आ जाएंगे,
ये आ जाएंगे n इंटू में वॉल्यूम। ये इस बात को याद रखें, ये एक अजम्पशन है ना, बिकॉज एक कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उस बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को देखने के लिए हमने क्या करा, n मान लिया कि भाई यहाँ पर क्या करें हम लोग, तो n कंसिडर कर लिया। n इज़ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, इस वाली चीज़ को हमें याद रखना है, फ्रॉम हीयर टू हीयर। ठीक है क्या? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब सोचो कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है। अब इसका पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होगा कितना, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो होगा कितना, होगा एरिया इंटू लेंथ। ओके, एरिया तो हमने ए मान लिया, चलो ठीक है भाई, चलो सर एरिया ए है। लेंथ कितना होगा, क्या ये वी डी इंटू डी टी होगा, यही तो है थिकनेस, यही तो है लेंथ। एरिया ए इंटू वी डी इंटू डी टी, ठीक, क्लियर। अच्छा, अगर मैं और थोड़ी सी बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो यहाँ से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे n इंटू ए इंटू वी डी इंटू डी टी। सोचो आया क्या, n इंटू वॉल्यूम लिखना था, एरिया इंटू वी डी इंटू डी टी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम, सही है। और इस यहाँ से हमें मिल गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब अगला लाइन में देखो आप क्या करने वाले हैं हम लोग। अगर चार्ज की बात करें कि चार्ज फ्लोन यहाँ से कितना हुआ होगा, टोटल चार्ज फ्लोन, मैं इसे छोटा डी क्यू नाम देता हूँ। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, राइट है क्या। क्यू इज इक्वल टू एन ई, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा है ना। चलो भाई आगे देखो, तो यहाँ से सोचो डी क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पीछे आ चुके हैं, कितने आए हैं, एन ए वी डी डी टी, ठीक है क्या। तो यहाँ पर आ जाएगा एन ए वी डी इंटू डी टी, और इंटू में ई आ गया, ठीक है। अब एक काम करो, आप दोनों तरफ डी टी से डिवाइड कर दो, डी टी से डिवाइड करते इधर क्या बनेगा, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इधर क्या बनेगा, एन ए वी डी इंटू ई, बिकॉज डी टी से डी टी कैंसिल हो गया। ओके, और इसे हम लोग सजा के अरेंज्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, और डी क्यू अपॉन डी टी को ही तो हम लोग करंट कहते हैं ना, इसलिए करंट का फॉर्मूला क्या आया, एन ई ए वी डी, याद रखें इस बात को। करंट इन द कंडक्टर इसे ही कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है करंट इन अ कंडक्टर। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना ये चीज़। ये क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, यहाँ देख लो आप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो कि बहुत कम है, खिसक खिसक के थोड़ा 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 आगे बढ़ रहे हैं। चलो क्लियर आया क्या। अब इसे हम लोग और भी आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखना पहले यहाँ तक समझ लो। क्या हुआ, हमने n इज इक्वल टू इतना मान लिया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो n इज इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम। सो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए n इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को हमने लिखा एरिया इंटू थिकनेस, दैट इज a इंटू एल, ए को हमने a लिखा, वी डी को वी डी लिखा, और ये जो है यहाँ पर वी डी इंटू डी टी लिखा, सॉरी एल को, ए को तो ये लिखा, जो थिकनेस है उसे लिख दिया वी डी इंटू डी टी, ठीक है यहाँ से। ओके, फिर वैल्यूज को इधर है, फिर ऐसे ऐसे निकाल करके निकाल लिया, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी।
अब आगे देखो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको अच्छा लगेगा जानकर। देखना आई इज इक्वल टू क्या निकला है, NEAVD। हम VD इक्वल टू क्या जानते हैं, VD इक्वल टू जानते हैं EV/ml इंटू टाउ। सही है क्या? क्यों ना हम VD की जगह पे ये वैल्यू रख कर देखें। चलो आगे देखते हैं। I इज इक्वल टू NEA इंटू VD की जगह पर हम रख रहे हैं EV/ml इंटू टाउ। तो ये क्या बन जाएगा, NE² इंटू V/ml इंटू टाउ, इतना बनेगा। अब आप इसे ऐसे करके देखो, I इज इक्वल टू NE²/m इंटू टाउ इंटू V/L। ठीक है क्या? L को भी अंदर कर लो, L को भी अंदर कर लो, ml इंटू टाउ इंटू V। करेक्ट। अब देखो आगे, इस चीज़ को हम इधर भेज सकते हैं, इधर भेजते हैं क्या बनेगा, V इज इक्वल टू ml/NE² इंटू टाउ और इंटू I। सही है। अब ध्यान से देखो, किसी भी कंडक्टर में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहता है क्या? यस। कंडक्टर की लेंथ कांस्टेंट रहती है क्या? नॉर्मली अगर टेम्परेचर न बदले तो यस। एरिया सही है। n नंबर, अगर टेम्परेचर न बदले तो फिर से बोल रहा हूँ। रिलैक्सेशन टाइम सही है, सब सही है। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है ना कांस्टेंट हो गया, ये पूरा का पूरा वैल्यू कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट जब हटेगा तो हम लोग इसे लिख सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I। ये कभी देखा है क्या? आया ना इंटरेस्टिंग फैक्ट, प्रूव कर दिया हमने ओम्स लॉ। दिस इज ओम्स लॉ, सुना होगा ना? ओम्स लॉ को ऐसे ही प्रूव किया जाता है। बट आप ये भी समझो कि एक लॉ है ओम्स लॉ जिसे प्रूव नहीं किया जा सकता है। इवन लॉ कैन नॉट बी प्रूव्ड। यहाँ पर कुछ एजम्पशन लिए गए हैं। क्या लिया गया है एजम्पशन? टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वेल आगे बढ़ते हैं, और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। I इज इक्वल टू ओके V इज इक्वल टू क्या मिला हमें? V इज इक्वल टू मिला ml/ में NE² इंटू टाउ। ओके देखो, ml/ NE² इंटू टाउ और इंटू I। अब यहाँ से देखो तो इस चीज़ को रेजिस्टेंस कहा जाता है, इस चीज़ को रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है V इज इक्वल टू RI, वेयर R की वैल्यू क्या आएगी? R की वैल्यू आएगी ml/NE² इंटू टाउ। इसे हम लोग यहीं पे छोड़ेंगे अभी ओम्स लॉ को, क्योंकि आगे हमें एक टॉपिक लेकर ही पढ़ना है, इस पर पढ़ाई करना है पूरा का पूरा। तभी इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। फिलहाल इसे आगे बढ़ाकर देखते हैं क्या होता है। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर। तो इसे आगे जब आप बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा? R इज इक्वल टू ml/NE² A इंटू टाउ है। चलो ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखोगे R इज इक्वल टू m/NE² टाउ कर लो अलग और L/A कर लो अलग।
और ये देखो ये जो चीज़ है ना, इसे भी एक नाम दिया जा सकता है, बिकॉज मास अगेन कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है, तो इट वुड बी R इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया। R है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हर चीज आ जा रहा है, वेयर आप रो को क्या लिखने वाले हो, रो इज इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। बात समझ में आया क्या? तो देखो इस प्रकार से हमने सब कुछ ला दिया। सुना तो होगा रो एल अपॉन एरिया के बारे में, जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, और रो क्या होता है, ये दिस इज रेजिस्टिविटी। हम लोग हर चीज़ को एक कॉन्सेप्ट बना करके पढ़ने वाले हैं। हमें पता है कि हमारा आज का लेक्चर बहुत ही छोटा होने वाला है। आप देखो इस चीज़ को यहाँ पर, पहले हमने क्या किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझा क्या होता है, वो ऑलरेडी दूसरे लेक्चर में ही समझ चुके हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में एक करंट निकाला कंडक्टर के अंदर, करंट निकला NeAVd, फिर Vd को हमने पुट किया, पुट करने के बाद हमें देखने में मिला कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज ओम्स लॉ, राइट। और इसमें हमें रेजिस्टेंस की भी फीलिंग आई थोड़ी सी। V इज इक्वल टू RI जो होता है उसमें R रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वैल्यू होता है ml अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ। फिर उसके बाद हमने इसे आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाकर हमने देखा कि R कैन बी रिटेन एज m अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू L बाई A, वेयर m अपॉन NE स्क्वायर टाउ को हम लोग रो कह सकते हैं, रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। आप यहाँ से देख भी सकते हो कि रजिस्टिविटी जो है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग रजिस्टेंस को स्टडी करेंगे तो मैं वहाँ पर डिटेल में बताऊँगा कि ये कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और नहीं कर रहा है। बट यहाँ तक आप समझो, और यहाँ से हमें मिला R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है क्या? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का छोटा सा लेक्चर समझ आया होगा और पसंद आया होगा।